गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप आज हम लैब स्टैंड की पहली कक्षा लेंगे। इसमें भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में पढ़ेंगे कि भूगोल एक समाकलित विषय है। देखो, ज्योग्राफी कौन सा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है जिसका उपयोग किसने करा? इरेटोस्थिनीज ने, जिसमें जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है ग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखो, दो परिभाषाएं हैं, रिचर्ड आर्मस्ट्रांग की और एटन की। रिचर्ड आर्मस्ट्रांग ने क्या? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता को वर्णन, यानी इसको कैसे याद करना? रिचर्ड हार्ट हार्ट अलग अलग विभिन्नताओं का होता है, किसी का हार्ट किसका होता है? हार्ट, है ना। तो इसमें हम धरातल की प्रादेशिक विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, जैसे कहीं पर दूरी प्रदेश, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर भूमध्य रेखीय है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। देखो, कारण इसमें दे रहा है। कारण किसी भी अगर नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उसका क्या होता है? कारण। भूगोल के उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य देखो क्या है? भूगोल का उद्देश्य है पहचान करना कि भाई कहाँ पर क्या है ना, और फिर उसकी क्या क्या विशेषताएं इसकी, फिर वो कहाँ पर स्थित है, और फिर उसका क्यों कैसे संबंध है, चीजें देखता है। तो धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूपों को पहचान करना क्या है? भूगोल में। और प्राकृतिक तथा मानव धरातल का वितरण देखना, और क्यों और कैसे, यानी तत्वों तथा तथ्यों के मध्य कार्य करना संबंध करना। भूगोल एक गत्यात्मक विषय, डायनामिक निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे भी नई नई शाखाएं जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जो निरंतर परिवर्तनशील पृथ्वी का तक सक्रिय मानव के बीच अंतक्रियाओं का अध्ययन है। समाकलित विषय है, होलिस्टिक विषय। देखो, होलिस्टिक याद रखना है, समाकलित विषय आते हैं स्थानिक भूगोल क्या है? स्थानिक संश्लेषण है, यानी कि स्थान का संचरण। और इसमें क्या है? प्राकृतिक तथा मानवीय या तथ्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ जुड़े हुए, यानी कि इसमें जो भी विषय आ रहे हैं वो सारे तत्व स्थान से रिलेटेड, वो सारे क्या है? मानव सामाजिक विज्ञान से। और इतिहास, भूगोल भी इतिहास से भी जुड़ा हुआ। इसमें इतिहास से क्या क्या लिया है? कालिक संश्लेषण किया है, काला समय के साथ घटनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया है। सभी विज्ञानों प्राकृतिक या सामाजिक का मूल यथार्थ उद्देश्य को ज्ञात करना है, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट है अपना, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? वास्तविकता की तरफ बढ़ाना, यानी सच की तरफ, क्या वास्तविकता में ये चीज होती है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उसको जानना। तो भूगोल वही काम करता है। भूगोल वास्तविकता बताता है कि बरसात होने का कारण क्या है, भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूगोल क्या है? एक वैज्ञानिक विषय हो गया, इसलिए सारे सामाजिक विज्ञान इससे जुड़े। अब देखो, भूगोल की शाखाएं, एक प्राकृतिक विज्ञान की ये शाखाएं हैं, जैसे मौसम विज्ञान से जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान से मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान से पादप भूगोल, जंतु विज्ञान से प्राणी भूगोल, भू विज्ञान से भू आकृति विज्ञान, जननांकी से, ये सोशल साइंस की शाखाएं अपनी, जननांकी से जनसंख्या भूगोल, समाजशास्त्र से सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, राजनीतिक विज्ञान से राजनीतिक भूगोल। द्वैतवाद यानी दो विचार एक साथ, ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये है बस कि दो विचारधाराएं हैं जो अलग अलग तरीके से अध्ययन करना चाहती है। जैसे भौतिक बनाम मानव, कुछ लोग केवल प्रकृति का अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ मानव का अध्ययन करना चाहते हैं। जो 19वीं सदी के पहले भौतिक अध्ययन होता था, फिर उसके बाद किसका? क्या? मानव का अध्ययन किया। मानव को सेंटर मान के हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो क्या भूगोल केवल प्रकृति का अध्ययन है या मानव का? इसका भी नहीं, दोनों है। क्योंकि भूगोल में सभी विचारों को सहमति दी गई है, क्योंकि भूगोल एक एकत्रितों के समूह है ना, होलिस्टिक में सभी चीजें आती है। नियतिवाद, संभववाद। अब देखो, दो विचार, एक नियतिवाद, एक संभववाद। एक तो क्या है? प्रकृति को ही सब कुछ मानता है कि मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण में, नेचर कंट्रोल में, और प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को अपना सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अनुकूलन करना ही पड़ेगा, है ना। जबकि संभववादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी तकनीकी और बुद्धि से प्रकृति को रूपांतरित कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, नियतिवादी तो कहते हैं कि भाई डेजर्ट एरिया में तो आपको गर्मी में मरना ही पड़ेगा और गर्मी में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि संभववादी कहते हैं कि हम गर्मी डेजर्ट एरिया में क्या लगाएंगे? एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, पंखा लगाएंगे। मगर वास्तव में क्या है? द्वैतवाद, भ्रामकवाद, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है, मगर दोनों में क्या है? विचारों का अंतर आया। दोनों अध्ययन वही करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व है, यानी दोनों अलग अलग। सांस्कृतिक भूल से जैसे उदाहरण देखते हैं, किसी ने मकान बनाया, तो मकान के पत्थर कहाँ से है? प्रकृति से।
और अपनी सुविधा से अनुसार जो चेंजेस किया वो कहता मानव की तो दोनों समायोजित है। देखो इसमें दो क्रमबद्ध दो भागों में यानी पढ़ने के तो दो तरीके हैं भूगोल को, एक तो विषय वस्तु उपागम और एक क्रम और एक प्रादेशिक उपागम। देखो विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, जैसे एक चैप्टर लीजिए पर्वत, तो पर्वत पूरे विश्व में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, जिसका प्रवक्ता होमबोल्ट जिसने कॉस्मोस बुक लिखी थी, जर्मन जियोग्राफर। विधि एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करना, फिर क्षेत्रीय प्रतिरोध की पहचान करना, जैसे पूरे विश्व में जलवायु का अध्ययन करना। प्रादेशिक उपागम, इसमें कार्ल रिटर इसने बुक लिखी थी अर्थकुंडे विधि, विभिन्न विश्व के विभिन्न प्रदेशों में व्यक्त कर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का समग्र अध्ययन। यानी इसमें देखो ये राजस्थान ले लिया तो इसकी नदी पर्वत पठार मैदान सबका अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे प्रादेशिक अध्ययन। और जैसे नदी लेके पूरे विश्व में नदी पड़ी तो उसको बोलेंगे हम क्रमबद्ध उपागम। विषय वस्तु उपागम की शाखा है, विषय वस्तु यानी क्रमबद्ध उपागम की शाखा है, सिस्टमिक अप्रोच जो हम बोर्ड ने दिया उसकी शाखा है फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल और जीव भूगोल। देखो इनकी शाखा कौन कौन सी थी, और जैसे भौतिक भूगोल की शाखा कौन कौन सी हुआ करते हैं, विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। देखो मानव भूगोल की शाखा कौन कौन सी, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है ना, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल, आर्थिक भूगोल, पॉलिटिकल भूगोल। अब इसको कैसे याद करोगे, ईपीसी। देखो एक हमारा अजमेर बोर्ड में क्या है, ईपीसी एक एग्जाम पद्धति है ना, और ये दो याद कर लेना। अब देखते हैं हम मानव भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल में क्या क्या है, देखो पर्यावरण भूगोल है, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और अपना क्या है पारिस्थितिक विज्ञान। पादप भूगोल, पादप भूगोल प्राकृतिक वनस्पतियों का उनके निवास क्षेत्र में स्थानीय प्रतिरूप का अध्ययन करना। पर्यावरण भूगोल, मानव हस्तक्षेप से उत्पन्न पर्यावरण समस्या जैसे भूमि आज पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण आदि का अध्ययन करना। पारिस्थितिक विज्ञान में प्रजातियों के निवास वैज्ञानिक और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना। पशुओं और उनके निवास क्षेत्र का स्थानिक रूप से अध्ययन करना। तो प्रादेशिक उपागम पर आधारित शाखा किसे पढ़ेंगे, देखो इसमें तीन शाखाएं है। देखो पहले माँ कौन सी थी, बड़ी, और हम कौन से होते हैं, छोटे, एम माई। तो देखो माँ बड़ी, मैक्रो और मैक्रोस्टोडी। देखो इसको कैसे करेंगे, एस पी डी डी से याद कर लो। तो प्रादेशिक नियोजन में क्या क्या पढ़ते हैं, बृहद मध्यम लघु स्थिति। प्रादेशिक नियोजन में क्या पढ़ते हैं कि भाई शहर का, ग्रामीण का, किसी टाउन का, प्लानिंग का, सिटी का नियोजन। प्रादेशिक विकास में डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हो, प्रगति हो। संसद एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना, वैज्ञानिक विश्लेषण करना। भौतिक भूगोल का महत्व, भौतिक भूगोल में देखो का महत्व क्या है, इससे हम प्रकृति के स्थल मंडल की सारी जानकारी ले लेते हैं कि जैसे वो आकृति मानव क्रियाकलाप को आधार प्रदान करती है, जैसे मैदान, कृषि, पठार, खनिज आदि का। क्योंकि इससे हमें मृदा का पता लगेगा तो खेती करेंगे, नदी का पता लगेगा, पानी, कुछ खनिज का पता लगेगा तो खनिज होगा। वायुमंडल, जलवायु हमारे आवास, वस्त्र, भोजन और कृषि प्रारूप जैसे मानसून को निर्धारित करती है। जल और वायुमंडल हमारे जलवायु, वस्त्र आदि सबको निर्धारण करती है। जलमंडल, जलमंडल क्या करता है, महासागर संसाधन के भंडारे, मछली, खनिज, मैग्नीज, नोडल आदि जल कृषि चक्र, कैसे मानसून आएगा वो सब किस इससे डिपेंड होता है। जैवमंडल, जैवमंडल में क्या पता लगता है, पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का पोषण कराती है। ये एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन, यानी जो कभी समाप्त न होने वाला। आधुनिक भूगोल में तकनीकी, आधुनिक भूगोल में तकनीकी क्या है, देखो आधुनिक भूगोल में एक तो मात्रात्मक क्रांति आई बर्टन के द्वारा। इसमें क्या है, हम डेटा के आधार पर ही कोई सिद्धांत देते, पहले क्या अनुभव के आधार पर दे देते कि कोई व्यक्ति, मगर अब क्या पूरे क्षेत्र के डेटा करेंगे, इकट्ठी करेंगे, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा सिद्धांत देंगे। फिर जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उपग्रहों के माध्यम से सटीक स्थान और नेविगेशन ट्रेनिंग करना। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी स्थानिक डेटा का कंप्यूटर द्वारा एकत्रीकरण, प्रबंधन और विश्लेषण करना। रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन, बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की सतह की जानकारी प्राप्त करना, उपग्रह और विमान द्वारा। इन सभी का हम आज जब इनकी क्लास पढ़ेंगे, जीआईएस, जीपीएस और
रिमोट सेंसिंग में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। निष्कर्ष या सारांश, मानव पर्यावरण संबंध देखो, एक तो जो फ्रांसीसी जोग्राफर संभववादी विचारधारा थे, उन्होंने बोला था कि मानव पर्यावरण प्रकृति एक रंग मंच प्रदान करती है, मानव उस पर कार्य करता है। यानी कि प्रकृति में अलग अलग मोमेंटम देती है, अलग अलग सुझाव देती है, मगर उसका पालन करना हमारा ऊपर है। जैसे मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ गर्मी है, मगर उस गर्मी में रहना है या पंखा यूज करना है, ये हमारे ऊपर है। सतत विकास देखो, तकनीकी विकास के कारण उत्पन्न पारिस्थितिक संतुलन को रोकने के लिए भौतिक पर्यावरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम जो पारिस्थितिक संतुलन करना है तो हमें तकनीकी विकास से उत्पन्न जो भी असंतुलन हो उसको रोकना है और प्रकृति के साथ समायोजन करके ही हमें डेवलपमेंट करना है। अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन करना, ताकि मनुष्य और प्रकृति के बीच समझ जैसे तुलना है ना, जो प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन होना चाहिए। न तो मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी, अगर मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो प्रकृति मानव को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए दोनों का समायोजन करके चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।